आपके लिए प्रश्न है, बल समीकरण में F बराबर होता है, तो पूछ रहा है बल बराबर होता है, तो बल बराबर क्या होता है दोस्तों? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण याद रखना है। बल समीकरण में F बराबर होता है ma, बल गुणा त्वरण। उसके बाद है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, तो यह क्या है? तो दोस्तों ये जड़त्व के कारण होता है, जड़त्व के नियम के कारण। अगर हम किसी पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। उसके बाद गति का तीसरा नियम गैस और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो दोस्तों वो करता है स्थिति और वेग के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद है, प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का नियम है। तो दोस्तों ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद है, गति का दूसरा नियम संबंधित है, तो दोस्तों वो है आपका संवेग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, तो न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। किसके प्रभावों को समझने में? बल के प्रभावों को समझने में। उसके बाद है, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है दोस्तों? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, याद रखना है। उसके बाद है, न्यूटन का पहला नियम जाना जाता है, तो दोस्तों वो जाना जाता है जड़त्व के नियम से। किस नियम से दोस्तों? जड़त्व के नियम से। उसके बाद है, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वो स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। वह न्यूटन का नियम है, तो दोस्तों वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। उसके बाद देखते हैं, न्यूटन के गति का नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो कौन सा है दोस्तों? दीवार पर फेंका हुआ वापस आ जाता है, तो वो है आपका लॉ ऑफ आपके गति का तीसरा नियम। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका है, एक कथन दे रखा है, इसे समझते हैं। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यह है गति के तीसरे नियम के अनुसार। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, इसे देखना है। उसके बाद है, गति का प्रसिद्ध नियम दिया था, तो दोस्तों वो दिया था न्यूटन ने। उसके बाद है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के क्या होती है दोस्तों? समानुपाती होती है। उसके बाद है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है, इसे याद रखना है। उसके बाद है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कब है दोस्तों? 1687। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष 1687, याद रखना है। उसके बाद है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, याद रखना है। उसके बाद है, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। तो एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हट जाती है, किस कारण? न्यूटन के गति का थर्ड लॉ, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है F/a है, वो क्या है दोस्तों? बल है, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है, उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है, तो रॉकेट लॉन्च करना गति के तृतीय नियम थर्ड लॉ पर आधारित है, इसे भी याद रखना है। उसके बाद है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के नियम को दर्शाता है, तो दोस्तों ये दर्शाता है गति के थर्ड लॉ को। उसके बाद है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के नियम के रूप में दिया गया गति का तीसरा नियम है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के गति के तीसरे नियम में दिया गया है। उसके बाद देखते हैं, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो दोस्तों वो करता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, तो दोस्तों ये है गति का थर्ड लॉ। इंपॉर्टेंट है। जड़त्व का नियम क्या कहता है? जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है, और यदि वो गतिशील है तो वो निश्चित गति में एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। तो अगर किसी वस्तु में बाहरी बल ना लगे तो अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, अगर वो गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे हमें समझना है। उसके बाद है, जड़त्व है, तो जड़त्व क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति है वो जड़त्व है, इसे याद रखना है। उसके बाद है, जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादन किया? तो दोस्तों वो क्या है? आइजैक न्यूटन ने, ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद है, समापन रेखा के पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, तो गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, तो गति की जो जड़ता है वो उसे आगे बढ़ाने में मदद करती है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया, तो पता है दोस्तों वो है आपका जड़त्व। उसके बाद है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है, तो वो है दोस्तों आपका जड़ता, इसे देखना है। उसके बाद एक अच्छा प्रश्न है, एक
ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले उस समय तक दौड़ता है ताकि गैस का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लगाने में मदद करे, तो यहाँ आएगा गति का जड़त्व। उसके बाद आइए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जड़त्व के नियम पर आधारित है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, तो ये किस कारण होता है? तो ये जड़त्व के नियम के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है रेलगाड़ियों और हवाई जहाज में। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिक है। मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है रेलगाड़ियों और हवाई जहाज में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होगा, तो राइट आंसर है स्थिर। उसके बाद देखते हैं जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा संग्रहित होती है स्थितिज ऊर्जा में। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो वो होती है दोस्तों गैसों में। उसके बाद देखते हैं जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल लेता है, तो दोस्तों वो बदल लेता है गतिज ऊर्जा में। उसके बाद देखते हैं एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है, तो स्थितिज ऊर्जा में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है, तो दोस्तों कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद चलते हैं बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है, तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद देखते हैं एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, तो दोस्तों वो प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद देखते हैं एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है, तो वो युक्त होती है गतिज ऊर्जा, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसके बाद है ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो दोस्तों वो है किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। उसके बाद है एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, तो दोस्तों संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद देखते हैं वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है गति, क्या होती है दोस्तों? गति। उसके बाद चलते हैं दोस्तों गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस में निर्भर करती है, तो दोस्तों वो निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग में। इसमें दोस्तों द्रव्यमान और वेग में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद है किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा है, तो दोस्तों जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। उसके बाद है एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो दोस्तों वो करती है रासायनिक ऊर्जा में। उसके बाद देखते हैं पवन चक्की गैस ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, तो दोस्तों वो करती है गतिज ऊर्जा में। उसके बाद है दोस्तों गतिविधियों में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो वो है पेंडुलम का झुलना। तो वहाँ आप ऑप्शन दिए होंगे, पेंडुलम का झुलना है यहाँ राइट आंसर। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है एक पेंडुलम का झुलना में। उसके बाद है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास होता है, तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गैस का संयोजन है, तो दोस्तों वो है स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो दोस्तों वो है ऊर्जा। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो वो दोस्तों दो चीज़ों पर निर्भर करती है। किन चीज़ों में? वेग तथा द्रव्यमान। गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान निर्भर करती है। इसमें दोस्तों मास एंड वेलोसिटी में निर्भर करती है, याद रखना है, मास एंड वेलोसिटी। काइनेटिक ऊर्जा निर्भर करती है, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है दोस्तों गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है 1/2 mv²। तो आप देख सकते हैं m क्या है? m है मास, v क्या है दोस्तों? v है वेलोसिटी। और अभी हमने देखा था गतिज ऊर्जा किस में निर्भर करती है, तो दोस्तों वो m, ये मास और वेलोसिटी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण होता है, तो स्प्रिंग का जो संकुचित होने का जो कारण है वो है उसकी स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद देखते हैं जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वो है दोस्तों गतिज ऊर्जा। उसके बाद देखते हैं स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद
प्रश्न है, एक खींचे गए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है, तो दोस्तों वो बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। आइए उसके बाद देखते हैं, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो दोस्तों उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद गिरते हुए नारियल में होती है, तो दोस्तों गिरते हुए नारियल में स्थितिज ऊर्जा होती है। नहीं दोस्तों, गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है, इसे याद रखना है। उसके बाद है, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें होती है दोस्तों इसमें होती है गतिज ऊर्जा, इस कारण वो अंदर भीतर तक गहराई में चली जाती है। अच्छा प्रश्न है। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गैस परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा दोस्तों वो होती है स्थितिज ऊर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को जब हम माइनस कर देंगे गतिज ऊर्जा से, तो निकल जाएगी हमारी स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद देखते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है, तो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद है, गैस ऊर्जा में 2 प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों वो हैं यांत्रिक ऊर्जा, 2 प्रकार की होती हैं। उसके बाद है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद है, स्थितिज ऊर्जा होती है, तो दोस्तों जो बांध का पानी है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो गतिज ऊर्जा उठा हुआ हथौड़ा में नहीं होती है, क्योंकि उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद देखते हैं, किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, तो किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरावट के दौरान उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसमें उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कुछ अच्छे प्रश्न। उसके बाद आपका प्रश्न है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो एक बार और देखिए, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगा, तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा अगर हम वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दे तो। उसके बाद देखते हैं, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो दोस्तों वो होता है रासायनिक ऊर्जा पेश से ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पहले रासायनिक ऊर्जा पेश से ऊर्जा में, फिर पेश से ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। उसके बाद है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है, तो दोस्तों वो होती है अधिक। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो उसमें दोस्तों गतिज ऊर्जा होगी। उसके बाद है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों ऊर्जा, एनर्जी। उसके बाद है, बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो दोस्तों बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बारिश के दौरान। उसके बाद है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? तो ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और घटती है, तो आपको बताना है ऊंचाई के साथ जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपकी इंक्रीज होती है, अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था। उसके बाद देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है, तो दोस्तों वो होती है mgh, याद रखना है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, कार्य करने में सक्षम वस्तु होती है, वो होती है ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, वो होती है आपकी एनर्जी। उसके बाद देखते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित होती है गतिज ऊर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित होती है गतिज ऊर्जा। आइए और देखते हैं, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा होती है, तो दोस्तों वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद है, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो जो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर स्थितिज ऊर्जा में इंक्रीज होता है, बढ़ती है ऊपर जाने पर। उसके बाद है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा होगी, तो दोस्तों वो होगी गोली से कम। किससे कम होगी दोस्तों? गोली से कम होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। उसके बाद देखते हैं, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में होगी, तो दोस्तों वो होगी कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा तो कम होगी, बट जो गतिज ऊर्जा होगी वो अधिकतम होगी। उसके बाद है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो दोस्तों वो है गतिज ऊर्जा। क्या है दोस्तों? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, वो है गतिज ऊर्जा। उसके बाद है दोस्तों, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो
एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न होता है, तो दोस्तों वो है आपका रासायनिक ऊर्जा। इसे समझना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है, तो वो है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान, मास, जड़त्व मापने की इकाई। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन कहलाता है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का जो मापन है वो जड़त्व कहलाता है, और जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान है। उसके बाद है द्रव्यमान की परिभाषा। क्या है? किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। आइए उसके बाद देखते हैं घनत्व। घनत्व का क्या है फॉर्मूला? द्रव्यमान अपॉन आयतन। किसका है दोस्तों? ये घनत्व का है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। उसके बाद देखते हैं किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान कहलाता है। तो दोस्तों किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या कहलाता है? घनत्व। इसे याद रखना है, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। उसके बाद है वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान होता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है द्रव्यमान से संबंधित। जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो सब जगह समान होता है, जो मास है वो हर जगह समान होगा, इसे याद रखना है। उसके बाद है त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता, तो द्रव्यमान का मान हर जगह समान रहता है। तो प्रश्न है त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता, द्रव्यमान नहीं करता। उसके बाद है किसी ऑब्जेक्ट का गैस नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो यहाँ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यही है कि द्रव्यमान सेम रहता है, वो कहीं नहीं बदलता, तो इसे याद रखना है, बहुत ही प्यारा। बल समीकरण में F बराबर है, तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है बल बराबर क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ma बल समीकरण में F बराबर है, तो वो है m मास और a त्वरण, ऐसी रिलेशन।